तो दोस्तों आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर की मूवी नंबर 1 के पार्ट 2 को। और अगर तुम लोगों ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं डीमन स्लेयर की मूवी नंबर 1 के पार्ट 2 को। तो सबसे पहले हम तांजीरो के डैड को देखते हैं। तांजीरो अपने डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड एक सज्जन इंसान थे। वो किसी भी इमोशन को बयान नहीं करते थे, इवन जब उनकी डेथ नज़दीक आ रही थी तब भी। और तांजीरो जब भी अपने डैड के बारे में सोचता था तो उसके दिमाग में सबसे पहले उसके डैड की वो सॉफ्ट स्माइल और उनकी काम वॉइस जो कि शांत नदी की तरह थी। तांजीरो ने अपने डैड से पूछा था कि डैड, आप जब भी डांस ऑफ द फायर गॉड टेक्निक को यूज़ करते हो तो आप किस बारे में सोच रहे होते हो। फिर हमें पता चलता है कि कमांडो फैमिली की हर जनरेशन नए साल की शुरुआत में डांस ऑफ द फायर गॉड को परफॉर्म करना होता है। और ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि परफॉर्मर को सनसेट से लेकर सनराइज तक डांस परफॉर्म करना होगा। और इस डांस में आपको सारी 12 फॉर्म को लगातार रिपीट करना होगा जब तक सनराइज नहीं हो जाता। तांजीरो अपने डैड को बोलता है कि डैड, अगले साल से मैं डांस करूंगा क्योंकि आपकी तबीयत खराब रहने लगी है। तांजीरो के डैड बोलते हैं कि उन्हें आज तक कभी ये डांस टफ नहीं लगा। और जब उन्होंने ये डांस तांजीरो के ग्रैंडफादर से सीखा था तब वो बच्चे थे और काफ़ी हेल्दी भी थे, मगर वो तब थक जाते थे और उनकी सांस फूलने लगती थी। तांजीरो के डैड बताते हैं कि तुम्हें बस ध्यान देना है करेक्ट ब्रीथ और मूवमेंट पे। और जब तुम ये परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएगा। तुम जब परफॉर्म करोगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी और तुम्हें मूवमेंट्स और सेंस करने पे ध्यान लगाना है। तुम्हें अपने 5 सेंसेस को यूटिलाइज करके अपनी पूरी बॉडी के बारे में अवेयर रहना होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपनी पावर्स की लिमिट पर हो। तुम्हारी बॉडी की ब्लड वेसल्स और मसल्स ओपन होगी और बंद होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बॉडी ब्लिंक कर रही हो। तांजीरो के डैड मन में सोचते हैं कि जब तुम्हारा माइंड इनविजिबल हो जाएगा तब तुम दुनिया के पार भी देख सकते हो, मगर तुम बहुत स्ट्रगल और सफ़र करोगे जब तुम्हारी पावर्स अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगी। फिर हम देखते हैं कि माउंटेन की दूसरी साइड पर एक बेयर वहाँ के लोगों पर अटैक करके उन्हें खा रहा है। उसी रात तांजीरो के डैड तांजीरो को उठाते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। तांजीरो के डैड उस बेयर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तांजीरो वहीं एक पेड़ के पीछे छुप के ये सब देख रहा होता है। तांजीरो के डैड उस बेयर को बोलते हैं कि वो जानते हैं कि वो बेयर बहुत भूखा है, मगर अगर वो उनकी फैमिली के पास आया तो वो उस पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे और मार देंगे। वो बेयर अब तांजीरो के डैड पर अटैक कर देता है, मगर तांजीरो के डैड उछलकर उस बेयर का सर काट देते हैं। तांजीरो सोचता है कि उसके डैड ने ज़रूर उस बेयर का सर 2 हमलों में काटा होगा जब तांजीरो ने पलकें झपकाई थी, मगर तब भी एक खिलाड़ी से उस बेयर का सर काटना लगभग इम्पॉसिबल था। तांजीरो के डैड के मन में बेयर को लेकर कोई डर नहीं था और न ही उसके सर काटने का कोई इंटेंट था। वो तो बस नॉर्मली खड़े थे। तांजीरो के डैड बोलते हैं कि तुमने जो अभी देखा उसे कभी भूलना मत। तांजीरो बताता है कि उसके डैड ऐसे टाइप के इंसान नहीं थे जो कि बस मज़े के लिए अपनी पावर का शो ऑफ करें। ये ज़रूर ट्रेनिंग का कोई हिस्सा होगा। तांजीरो को उस दिन उसके डैड के डिफेंसिव मूवमेंट को देखना था, जिस दिन उसके डैड ने दुनिया के पार देखकर उस बेयर का सर काट दिया था। तांजीरो के डैड ने उसे कहा था कि गिव अप मत करना और हार्ड वर्क करना, जिससे तुम्हारी लाइफ में आने वाली सभी दीवार को तुम तोड़ पाओ। तांजीरो बताता है कि उसने अकाज़ा का एक ऐसा अटैक डॉज कर लिया जिससे कि डॉज कर पाना इम्पॉसिबल था, और अगर वो अटैक उसे लग जाता तो वो मर गया होता। तांजीरो सोचता है कि उसने अभी तक ये नहीं सोचा था कि ये फाइट उनके लिए जीतना इम्पॉसिबल भी हो सकती है। और तांजीरो ने बस कुछ देर के लिए ये बात सोची थी और वो एंटर कर गया था उस दुनिया में, दुनिया के पार देखने वाला वर्ल्ड। तांजीरो ने अकाज़ा की पूरी बॉडी को देख लिया जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट हो, और उसे नहीं पता कि उसने वो देखा था या स्मेल करा था। तांजीरो इतना फोकस करता है कि उसने अपने बाकी के सेंसेस को क्लोज कर लिया था और तांजीरो की बॉडी फास्टर और फास्टर होती जा रही थी। तांजीरो सोच लेता है कि जब अकाज़ा गियू से फाइट कर रहा होगा तब वो इसे यूज़ करेगा और अकाज़ा को डिफीट करेगा। अकाज़ा अब गियू पर भारी पड़ रहा था। गियू के लिए भी अब लड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गियू की सारी टेक्निक पर अकाज़ा उतनी ही स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काउंटर अटैक करता है। अकाज़ा बोलता है कि लगता है तुमने अपनी सारी वाटर फॉर्म्स को यूज़ कर लिया गियू, चलो मैं इसे यही ख़त्म कर देता हूँ। और ये बोलते ही अकाज़ा गियू पर अटैक करने लग जाता है। तांजीरो वहाँ एक जगह से उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। अकाज़ा अपने एक हाथ से ही गियू की तलवार को तोड़ देता है। गियू कुछ समझ नहीं पा रहा था। अकाज़ा अब अपना मुक्का गियू के शरीर पर मारता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है, मगर तभी अकाज़ा देखता है कि उसका हाथ कट चुका था और वो खून उसी का था, और अकाज़ा का हाथ तांजीरो ने ही काटा था। गियू सोचता है कि उसने अकाज़ा का हाथ काटा, वो भी तब जब वो अटैक कर रहा था और तांजीरो की आंखें और बाल भी अलग लग रहे थे। अकाज़ा फिर से अपना हाथ रीजनरेट करके डिप्लॉयमेंट टेक्निक की एंड स्टाइल कैओटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो से अटैक करता है, और ये अटैक बहुत तेज़ और स्ट्रांग होता है। तांजीरो फिर से दुनिया के पार देखता है और बोलता है कि सब मूवमेंट्स बहुत स्लो हो गए हैं या उसे स्लो दिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि गियू के पूरे शरीर पर बहुत सारे कट लग जाते हैं
उसकी पूरी बॉडी में से खून निकलने लगता है। गियू में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची होती है और वो एक जगह गिर जाता है। अकाजा गियू की फाइट की तारीफ करता है और बोलता है कि अच्छा हुआ तुम रेंगोकू की तरह या तांजीरो की तरह नहीं मरे। मतलब अकाजा को लग रहा था कि तांजीरो मर चुका है। खैर, अकाजा आगे बोलता है तुम्हें डीमन बनना चाहिए गियू। मगर गियू देखता है कि अकाजा के जस्ट पीछे तांजीरो खड़ा होता है और अकाजा उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। गियू मन में बोलता है कि तांजीरो उसका हेड काट दो अगर तुम मूव कर सकते हो तो, क्योंकि वो अभी तुम्हें सेंस नहीं कर पा रहा है। मगर तांजीरो बोलता है कि मैं तुम्हारा हेड तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा अकाजा। और ये चिल्लाते हुए तांजीरो अकाजा की तरफ आगे बढ़ता है। गियू चिल्लाता है कि तुम्हें चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी तांजीरो। अकाजा समझ नहीं पा रहा था कि तांजीरो उस अटैक से बच कैसे गया। अकाजा को थोड़ी घबराहट होती है और वो सोचता है कि ये बिल्कुल अलग लग रहा है। मगर अकाजा खुद को शांत कराता है और तांजीरो आगे बढ़ते हुए डांस ऑफ द फायर गॉड की टेक्निक सेटिंग सन से अटैक करता है और अपर मून 3 अकाजा का सर काट देता है। गियू और अकाजा शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं इम्पॉसिबल। अकाजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकाजा सोचता है कि इस लड़की के पास तो बैटल स्पिरिट भी नहीं है, जबकि एक न्यू बॉर्न बेबी तक में बैटल स्पिरिट होती है और इस लड़के ने अपनी बैटल स्पिरिट को डिसअपियर कर लिया। अकाजा के सेंसेस घबराए हुए थे। अकाजा बोलता है इस छोटी सी लड़ाई के दौरान इसने कुछ समझा और मेरी स्पीड को सरपास कर दिया। तांजीरो की आंखों में जरा भी गुस्सा नहीं था और ना ही किसी से लड़ने या उसे मारने का इंटेंट था। उसकी आंखों में थी बस एक सुप्रीम टेरशरी जो कि अकाजा को चाहिए थी। अकाजा अपने सर को पकड़ के फिर से जोड़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा, वो अब भी लड़ेगा। इसे देखकर गियू अपनी कटी हुई स्वॉर्ड अकाजा पर फेंकता है, जिससे वो सीधा जाकर अकाजा के सर में घुस जाती है और अकाजा का सर नीचे गिरने लगता है। मगर अकाजा तब भी सोच रहा था कि वो हार नहीं सकता और उसे स्ट्रांग बनना है। तांजीरो खुशी मनाने लगता है कि उन्होंने अकाजा यानी अपर मून 3 को हरा दिया। तांजीरो की आंखें और उसकी बॉडी अब बहुत दर्द करने लगती है क्योंकि वो उनकी पावर लिमिट पर थी। मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि अकाजा की बिना सर की बॉडी खड़ी होती है और लड़ने के लिए वापस रेडी हो जाती है और तांजीरो पर एक अटैक भी करती है, जिससे तांजीरो बच जाता है। मगर गियू और तांजीरो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है और अकाजा की बॉडी तांजीरो को एक लात भी मारती है, जिससे कि तांजीरो सीधा जाकर दीवार में बैठ जाता है, जिससे दीवार भी टूट जाती है। तांजीरो सोचता है कि कहीं ये ग्योटारू जैसा तो नहीं है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि अकाजा कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हेड को वीक पॉइंट से चेंज कर लिया, मतलब उसका हेड एक वीक पॉइंट नहीं था तांजीरो के हिसाब से। तांजीरो लड़ने के लिए रेडी होने वाला था कि वो बेहोश हो जाता है। गियू तांजीरो को बेहोश होता देख अकाजा पर अटैक कर देता है अपनी वाटर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड से और गियू अकाजा की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देता है। मगर अकाजा तब भी रीजनरेट कर पा रहा था और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी खासी थी। गियू को भी अभी तक बहुत चोट आ गई थी और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। मगर गियू खुद को संभालता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी अकाजा के सामने फिर से वही लड़की आके खड़ी हो जाती है। वो अकाजा को बोलती है कि हम निंजा या हंटर्स नहीं हैं और ना हमारे हाथों में स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स तो हमारे दिल में बसती है। हम जो लड़ने के लिए यूज़ करते हैं वो है हमारे हाथ और फिस्ट। अकाजा को वो एक वहम लगता है और वो लड़ने के लिए जाने लगता है। मगर वो लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि रुक जाओ हाकुजी। हाँ, उसका नाम शायद हाकुजी हो सकता है जब वो इंसान था। गियू के राइट हैंड में कुछ भी फील नहीं हो रहा था और ना ही उसे अपने लेफ्ट ईयर से कुछ सुनाई दे रहा था, मतलब शायद उसके ये 2 पार्ट्स बुरी तरह डैमेज हुए होंगे। खैर, मगर गियू कहता है कि वो तांजीरो को प्रोटेक्ट करेगा जैसे तांजीरो ने उसको किया था और वो अब अपने किसी भी दोस्त या किसी की भी फैमिली को मरने नहीं देगा। वो लड़की जो कि अकाजा को दिख रही होती है वो अकाजा को रुकने के लिए बोलती है, मगर अकाजा बोलता है कि उसे उनको मारना होगा ताकि वो ताकतवर बने, ताकि वो अपने डैड के लिए मेडिसिन लाए। जब वो किसी का वॉलेट चुराए तो वो तेज भाग सके, जब दूसरे लोग उसे मारना है तो वो उन्हें ही पीट सके, जब उसे मजिस्ट्रेट में ले जाकर पीटा जाए तो वो खुद को बचा सके। मतलब अकाजा अपना पास्ट को बता रहा होता है कि उसने क्या क्या सफ़र किया जब वो वीक था। फिर हमें पता चलता है कि अकाजा बचपन में बहुत पॉकेट मारा करता था, जिससे उसे बार बार मजिस्ट्रेट ले जाकर पीटा जाता और वार्निंग भी दी जाती थी। मगर अकाजा किसी से भी नहीं डरता था और मजिस्ट्रेट में सभी को उल्टा जवाब और दे देता था। इन हरकतों की वजह से सब उसे डीमन चाइल्ड भी बुलाने लगे, मगर अकाजा को इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक दिन अकाजा को पता चलता है उसके डैड ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि अकाजा को उन्हीं की वजह से चोरियां करनी पड़ती थी। और जाते वक्त उन्होंने अकाजा को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने अकाजा को एक ईमानदार इंसान बनने के लिए कहा और इसे चोरी करने को मना किया। अकाजा बोलता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है डैड, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अकाजा को कुछ लोग मारने आते हैं जिन्हें अकाजा अकेला ही पीट देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अकाजा की तारीफ करता है कि उसने अकेले ही उन आदमियों को पीट दिया। वो आदमी उसे अपने साथ उसके डोजो में चलने को बोलता है क्योंकि उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं था। अब जिन लोगों को डोजो का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि डोजो एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां मार्शल आर्ट
और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं या सीखते हैं। खैर, अकाजा उसे भी मारने की धमकी देता है, मगर वो उसके टैटू को देखता है और बोलता है कि तुम तो ईडो क्रिमिनल हो ना। ईडो टोक्यो का पुराना नाम था। खैर, अकाजा अब उस पर अटैक कर देता है, मगर वो आदमी अपनी मार्शल आर्ट स्किल की मदद से उसे ज़मीन पर गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि अकाजा उसके साथ उसके डोजो में चला जाता है मार्शल आर्ट सीखने। उस आदमी का नाम केजो होता है। वो बताता है कि उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं है और वो एक बेयर फिस्टेड मार्शल आर्ट सिखाता है जिसका नाम है सोर्यू। केजो सबसे पहले अकाजा को उसकी बीमार बेटी का ख्याल रखने को बोलता है क्योंकि उसे काम पर जाना होता है। अकाजा इसके लिए मान जाता है। फिर वो अकाजा को अपनी बेटी कोयुकी से मिलाता है। फिर केजो वहाँ से चला जाता है और कोयुकी अकाजा के चेहरे को देखकर बोलती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। अकाजा कोयुकी का अच्छे से ख्याल रखने लग जाता है। उसके सर पर गीला कपड़ा रखता है, उसे खाना खिलाता है और पानी भी पिलाता है क्योंकि कोयुकी की बॉडी बहुत वीक होती है। मगर ये काम अकाजा के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि उसने उसके बीमार और बहुत कमज़ोर डैड को भी संभाला और उनका ख्याल रखा था। अकाजा का रियल नेम तब हाकुजी होता है। फिर हमें पता चलता है कि केजो को ये जगह और ये डोजो एक बूढ़ा आदमी ने नाम के तौर पर दिया था। एक बार उस बूढ़े आदमी को कुछ लोग मार रहे थे तो केजो ने उस बूढ़े आदमी को बचा लिया और बाकी सबको अपनी सोर्यू टेक्निक से पीट दिया। तब उस बूढ़े आदमी ने उसकी ज़मीन और डोजो को केजो को गिफ्ट कर दिया था क्योंकि उसका वैसा भी कोई बेटा नहीं था। फिर 3 साल बाद कोयुकी अब ठीक हो जाती है। केजो हाकुजी को उसका डोजो देने की बात करता है और साथ ही उसकी बेटी कोयुकी भी। तब से हाकुजी कसम खाता है कि वो अब से 2 लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देगा, और वो है केजो और कोयुकी। हाकुजी अपने डैड की ग्रेव के पास जाकर उसके डैड को उसकी शादी के बारे में बताता है, मगर सनसेट होने से पहले जब तक वो डोजो पहुंचता है तो वो देखता है कि केजो और कोयुकी की मौत हो चुकी थी क्योंकि किसी ने कुएं के अंदर जहर मिला दिया था जिसका पानी पीकर उन दोनों की मौत हो गई। और ये काम उन लोगों ने किया है जो कि उस डोजो को बंद करवाने हड़पना चाहते थे क्योंकि वो फाइट में हाकुजी और केजो को नहीं हरा सकते थे। फिर हाकुजी वो सारे प्रोमिसेस याद करता है जो कि उसने कोयुकी से किए थे जब वो दोनों बच्चे थे और कोयुकी बीमार रहती थी और फायरवर्क्स देखने नहीं जा पाती थी। तो हाकुजी उसे हौसला देता और कहता कि वो लोग अगले साल फायरवर्क्स देखेंगे, जिसने कोयुकी को जिंदा रखा। कोयुकी जब छोटी थी और बीमार रहती थी तो उसकी मॉम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। मगर जब कोयुकी ठीक हुई और वो दोनों फायरवर्क्स देखने गए, कोयुकी ने हाकुजी को प्रपोज किया और हाकुजी ने हाँ कर दी थी और कहा था कि वो जिंदगी भर उसको प्रोटेक्ट करेगा। मगर हाकुजी इन सभी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। हाकुजी गुस्से में अपने पास वाले केंजुत्सु डोजो में जाकर वहाँ के 67 बच्चों को सिर्फ अपने हाथों से मार देता है और पूरे सीलिंग में खून, दिमाग, आंखें, हाथ और पैरों का ढेर लग जाता है। वहाँ की एक मेड जो कि बच जाती है वो इस चीज़ को देखकर पागल हो जाती है। हाकुजी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके सामने एक आदमी चलकर आ रहा होता है जो कि था मुजान किबित्सुजी। हाकुजी मुजान को धमकी देता है कि वो चला जाए वरना वो उसे भी मार देगा, मगर तभी मुजान अपना हाथ हाकुजी के सिर में घुसाकर आर पार कर देता है और बोलता है कि वो 12 पावरफुल डीमन बना रहा है। और वो आगे बोलता है कि मैं जो भी मेरा खून तुम्हें दूंगा उसे पीकर क्या तुम जिंदा रह पाओगे। मगर अकाजा बोलता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अकाजा बताता है कि तभी से वो एक डीमन बन गया और अपनी सारी मेमोरीज को भूल गया और एक के बाद एक लोगों को मारता गया। अकाजा को धीरे धीरे उसकी मेमोरीज याद आने लगती है और वो बोलता है कि वो उस दुनिया में नहीं जीना चाहता जहाँ उसने उसके 3 खास लोगों को खोया था, जो कि उसके डैड, केजो और कोयुकी। अकाजा ये सब याद ही कर रहा होता है कि तब तक तांजीरो को होश आ जाता है, मगर हम देखते हैं कि अकाजा अपना हेड रीजनरेट करने लगता है। तांजीरो ये देख चौंक जाता है और अकाजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अकाजा भी अपनी डिस्ट्रक्टिव किल की ऑब्लिडेशन स्टाइल से गियू पर अटैक करता है। तांजीरो अकाजा की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि उसके हाथों से उसकी कटाना स्लिप हो जाती है और गिर जाती है क्योंकि अब उसके हाथों में ज़रा सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। मगर तब भी बिना कटाने के तांजीरो अकाजा के फेस पर मुक्के मारने लगता है। मगर अकाजा को अपनी मेमोरीज फिर से याद आने लगती है और वो सोचता है कि उसने अपने मास्टर केजो से जो सोर्यू स्टाइल सीखा उस पर उसने दाग लगा दिया लोगों को मारकर, और वो अपने डैड के कहे आखिरी शब्दों को भी नहीं निभा पाया। तांजीरो देखता है अकाजा अपनी डिस्ट्रक्टिव किल स्टाइल यूज़ करने वाला है जो कि उसने रेंगोकू पर यूज़ किया था जिसकी रेंज में गियू है। मगर तभी गियू तांजीरो को पकड़कर अकाजा से दूर कूद जाता है। तभी तांजीरो और गियू देखते हैं कि अकाजा ने अपना अटैक खुद पर जानबूझ के मार लिया जो कि इतना पावरफुल था कि अकाजा के चीथड़े उड़ गए। तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया और तांजीरो बताता है कि उसने कुछ देर पहले अकाजा की थैंक्स की फीलिंग को स्मेल किया और वो मरने से पहले स्माइल कर रहा था। अकाजा रीजनरेट नहीं कर रहा था और हार मान लेता है और कहता है कि वो बस नर्क में जाना चाहता है एक इंसान की तरह। फिर अकाजा अपने आफ्टर लाइफ में अपने डैड को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसके डैड बोलते हैं कि वो ठीक है। तभी अकाजा अपने डैड के सामने झुक के माफ़ी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए। तभी उसके डैड की जगह वहाँ उसके मास्टर केजो आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे हाकुजी, भले ही उसके लिए हम खुद स्वर्ग न जाए। अकाजा देखता है कि ये तो उसके मास्टर हैं। तभी उसके मास्टर की जगह वो मुजान को देखता है
जो कि उसके बाल खींच कर बोलता है कि क्या तुम्हें और स्ट्रांग नहीं बनना अकाज़ा, क्या तुम ऐसे ऐसे ही जाने दोगे। अकाज़ा फिर मुजान की बात मान जाता है और बोलता है हाँ मैं और स्ट्रांग बनूंगा और सबको मार दूंगा। मगर वो तभी देखता है कि मुजान के हाथ की जगह किसी लड़की के हाथ होते हैं और वो होते हैं कोयुकी के। अकाज़ा फिर रोते हुए कोयुकी से बार बार माफ़ी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया और वो उसके प्रॉमिस को नहीं निभा पाया। अकाज़ा उससे बार बार बस माफ़ी ही मांग रहा होता है। कोयुकी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं खुश हूँ कि तुम वापस आकुजी बन गए और तुम्हें हम सब याद हैं। अकाज़ा रोते हुए कोयुकी को गले लगा लेता है। तांजीरो देखता है कि अकाज़ा मर रहा है और वो मरते मरते किसी को गले लगा रहा है। अकाज़ा अब अपनी आफ्टर लाइफ में चला जाता है और अपने परिवार से मिलता है। तांजीरो भी तब तक बेहोश हो जाता है और वहाँ दूसरी तरफ कासुगा क्रो भी जाकर सबको बता देता है कि गियू और तांजीरो ने अकाज़ा को मार दिया है। फिर हम कोकुशिबो को देखते हैं जिसे कि अकाज़ा की प्रेजेंस फील नहीं हो रही थी और वो इस बात से हैरान था कि वो मर गया। फिर हम डोमा को देखते हैं जिसे भी ये बात पता चल जाती है, मगर डोमा इस पर ध्यान नहीं देता। डोमा के साथ इस वक्त कानाओ लड़ रही थी। डोमा झूठ मारकर दुख मनाते हुए कानाओ को बताता है कि अकाज़ा ने आज तक किसी भी औरत को नहीं खाया था, इवन उन्हें मारा भी नहीं था। डोमा उसे हमेशा कहता कि उनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तुम और स्ट्रांग बन जाओगे, मगर वो फिर भी नहीं माना और वो मारा गया। डोमा अब झूठ मारकर रोने लगता है। कानाओ उसे नाटक बंद करने के लिए बोलती है। कानाओ आगे उसे बोलती है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मारा गया मगर फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। डोमा उसे बोलता है क्योंकि वो एक डीमन है। कानाओ उसे बोलती है कि जो भी इस दुनिया में पैदा होता है उसे हर एक फीलिंग आती है, जैसे गुस्सा, प्यार और भी कई। तुम डीमंस में भी हम ह्यूमंस की तरह पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, जिससे कि तुम्हारा फेस लाल हो जाना चाहिए गुस्से से। कानाओ अब आगे उसकी बेइज्जती करते हुए बोलती है कि तुम्हारी लाइफ बेकार है, मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है, तुम पैदा ही क्यों हुए। डोमा उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कानाओ पर अपने फैन से अटैक कर देता है, मगर कानाओ से बचकर डोमा के पेट को काट देती है। मगर डोमा भी तुरंत उसे अपने फैन से दूर फेंक देता है। डोमा बोलता है कि कानाओ उस हाशिरा लड़की से भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो उसकी पाउडर्ड आइस को इनहेल नहीं कर रही थी, जिसका मतलब है कि उसने अपनी ब्रीदिंग को रोक के रखा है इतनी टफ सिचुएशन में। कानाओ उस वक्त किसी तरह खुद को संभाल पा रही थी। कानाओ को अपने पूरे शरीर में हर जगह अपनी ताकत इस्तेमाल करनी होगी, नहीं तो वो मारी जाएगी। और उसने आज तक जितने भी डीमन से फाइट करी है, इसके आगे तो वो सब बच्चे हैं। कानाओ फिर अपनी फ्लावर ब्रीदिंग की 5th फॉर्म पियोनी फ्यूटिलिटी से अटैक करती है, मगर ये अटैक डोमा के लिए सिर्फ एक मजाक सा था। फिर डोमा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक स्नोफॉल इन अ विल्टेड गार्डन से अटैक करता है, मगर कानाओ भी डोमा के अटैक को रोककर अपनी 2nd फॉर्म प्लम स्पिरिट को यूज करती है, जिससे डोमा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। डोमा एक चीज नोटिस करता है कि कानाओ उसके बॉडी पार्ट्स को देखकर उसकी नेक्स्ट मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर लेती है। डोमा फिर सोचता है कि क्यों ना इसकी ये 2 आंखें ही निकाल ली जाए। ये बोलते ही डोमा कानाओ पर अटैक कर देता है, मगर कानाओ भी उछल के अपनी 6th फॉर्म स्वर्लिंग पीस से अटैक कर दिए, मगर डोमा फिर से इससे बच जाता है। फिर डोमा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक फ्रोजन क्लाउड से अटैक करता है, जिससे कि कुछ क्लाउड जैसी बर्फ अपीयर होती है। और ये टेक्निक इतनी खतरनाक थी कि अगर कानाओ ने अपनी आंखें बंद नहीं करी तो उसकी आंखें जम जाएगी। कानाओ वहाँ से पीछे हटने लगती है, मगर डोमा एक और अटैक करता है अपनी ब्लड डीमन टेक्निक वाइन लोटस से, जिससे कि कुछ जमे हुए लोटस कानाओ की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर कानाओ उसे किसी तरह बच रही थी। मगर डोमा फिर से एक और अटैक करता है व्हाइट ब्लिजार्ड प्रिंसेस से, जिससे कि बर्फ के ड्रिपस्टोन्स जमीन में से निकल रहे थे और कुछ कानाओ के सिर पर आ गिर रहे थे। डोमा कानाओ के बोलता है कि तुम तो दूर भाग रही हो, पास आकर फाइट करो, नहीं तो तुम मेरा हेड नहीं काट पाओगी। और डोमा तभी वहां से गायब हो जाता है। तभी कानाओ देखती है कि उसकी स्वॉर्ड भी गायब हो चुकी है, और तभी कानाओ के पीछे डोमा खड़ा होता है और उसके हाथ में कानाओ की स्वॉर्ड होती है, और डोमा उसे वहीं गाड़ देता है और बोलता है कि यहाँ आकर इसे ले जाओ। फिर डोमा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक स्कैटर्ड लोटस से अटैक करता है, जिससे कानाओ बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही होती है, मगर तभी वहाँ इनोसुके आ जाता है और वो अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की 5th फैंग मैड क्लीव से अटैक करता है। कानाओ देखती है कि इनोसुके को जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो एक्साइटेड और था। इनोसुके कानाओ से पूछता है कि क्या शिनोबु जिंदा है। डोमा बीच में बोलता है कि ऑफ कोर्स वो जिंदा है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने उसे खा लिया और अब उसे जरा भी दर्द फील नहीं हो रहा है। इनोसुके शिनोबु के बारे में ही सुनते ही डोमा पर बीस्ट ब्रीदिंग की 4th फैंग मीन्स 2 बिट्स से अटैक करता है, मगर डोमा इससे बचकर उस पर अपने फैन से अटैक करता है, मगर इनोसुके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से बच जाता है और कानाओ को उसकी स्वॉर्ड वापस ला कर देता है। फिर डोमा उन पर आगे बढ़ते हुए अटैक करता है और इनोसुके भी डोमा से फाइट करता है और उसके पेट पर एक लात मारकर उसे दूर कर देता है। डोमा देखता है कि इनोसुके उससे काफी दूर है, फिर भी वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, और तभी डोमा के फेस पर एक कट लग जाता है। इनोसुके ने उस पर अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की 9th फैंग गॉडी अनड्यूलेटिंग स्लाइस से अटैक करा था, जो कि मिस होकर उसके फेस पर लग गया। वैसे इनोसुके अपने बॉडी पार्ट्स के जॉइंट्स को डिसलोकेट करके लड़ रहा था, जो कि डोमा को समझ आ जाता है और डोमा उसकी तारीफ भी करता है। इनोसुके भी बोलता है
कि उससे कोई जीत नहीं सकता। मगर तभी इनोसुके देखता है कि डोमा के हाथ में उसका मास्क है। इनोसुके उससे उसका मास्क वापस करने के लिए बोलता है। डोमा इनोसुके के फेस को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम पहले भी मिले हैं। इनोसुके उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि हम पहले कभी नहीं मिले। कानाओ उसे शांत कराती है और बोलती है कि ये तो बस बकवास कर रहा है। और तभी डोमा अपनी एक उंगली अपने सर में डाल देता है और उनको कुछ बताता है। एक औरत जो कि करीब 17-18 साल की थी, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर कहीं जा रही थी। उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ उसे बहुत पीटा करते, जिससे वो अंधी भी हो गई थी और उसका पूरा फेस खराब हो गया था। मगर जब डोमा ने उसे छुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और उस औरत का चेहरा सेम इनोसुके से मिलता था। डोमा उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी मदर थी। इनोसुके उसे चिल्लाते हुए बताता है कि उसे बोर्स ने जन्म दिया है और वो उन्हीं के बीच पला पड़ा है। डोमा उसको बोलता है कि तुम एक इंसान के बच्चे हो। और इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की 5th सेंस से उस पर अटैक करने ही वाला था कि डोमा उसके शरीर पर अपने फैन से बहुत सारे कट मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। डोमा उसे बोलता है कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो तब तक सुनो। डोमा उसे बताता है कि उसे उसकी मॉम को खाने के कोई इंटेंशन नहीं थे। उसकी मॉम उसे हमेशा अपने साथ कैरी करती और उसके लिए गाना गाती, जो कि कुछ पिंकी प्रॉमिस था। इनोसुके को अपनी मॉम का वो गाना अब याद आने लगता है। डोमा उसे आगे बताता है कि वो तो उसे अपने साथ ले आया था और उसे अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा था। मगर एक दिन उसकी मॉम ने डोमा को कुछ लोगों को खाते हुए देख लिया और उसने डोमा की इंसल्ट करके वहां से भाग गई। भागते भागते वो एक जगह पहुंचती है जहां आगे रास्ता नहीं था और नीचे पानी था। तो उसने इनोसुके को डोमा से बचाने के लिए उसे पानी में फेंक दिया और तभी उसकी मॉम के पीछे से वहां डोमा आता है और उसकी मॉम को खा जाता है। इनोसुके को अपनी मॉम की मेमोरीज याद आने लगती है और उसे अब बहुत गुस्सा आने लगता है कि डोमा ने उसकी मॉम को खा लिया। इनोसुके डोमा की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे सब याद दिला दिया। मगर अब मैं सिर्फ तुम्हारा सर नहीं काटूंगा बल्कि तुम्हें बताऊंगा कि असली नरक क्या होता है। और इनोसुके डोमा पर अटैक करने लगता है। डोमा उन दोनों को बोलता है कि इस दुनिया में ना ही कोई हेवन होता है और ना ही कोई हेल, ये तो बस ह्यूमंस की कल्पना है। ह्यूमन जो कि अच्छे होते हैं, सबका भला करते हैं, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। बट जो लोग बुरे होते हैं वो एक इंटरेस्टिंग लाइफ जीते हैं और मजे करते हैं और शराब पीते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि ये बुरे लोग मरने के बाद हेल में जाएंगे। ये कमजोर दिमाग वाले सोचते हैं, नहीं तो वो जी नहीं पाते। डोमा बोलता है ह्यूमंस कितने बेवकूफ होते हैं। इनोसुके इसकी बात पर बस गुस्सा ही हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी मॉम का मजाक उड़ा रहा है। और इनोसुके डोमा पर अटैक कर देता है। डोमा अपनी फ्रोजन क्राउड से अटैक करता है और इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग की 10th फैंग सर्कुलर फैंग से। डोमा को तो उस लड़ाई में मजा आ रहा था और वो भी इनोसुके की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कानाओ भी अपनी फ्लावर ब्रीदिंग से अटैक करने ही वाली थी कि डोमा उसे अपने फैन से दूर फेंक देता है। तभी डोमा वहां से गायब हो जाता है। इनोसुके उसे सामने आने को बोलता है। डोमा बोलता है कि अब जबकि अकाजा मारा जा चुका है तो मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, तब तक तुम इन बच्चों से खेलो। और डोमा क्रिस्टल मीको का यूज कर अपने जैसे ही एक आइस की डॉल अपीयर करता है और वो बर्फ की डॉल नीचे कूदती है और अपनी ब्लड डीमन टेक्निक स्कैटर्ड लोटस से अटैक करती है, जिससे इनोसुके और कानाओ को थोड़ी चोट लग जाती है। डोमा बोलता है कि इसकी टेक्निक भी उतनी पावरफुल है जितनी मेरी है और डोमा वहां से जाने लगता है। इनोसुके उसे रुकने के लिए बोलता है, मगर वो आइस की डॉल इनोसुके के बीच में आ जाती है और लोटस आइस से अटैक करती है। इनोसुके वहां से पीछे हटकर बच जाता है और उसे बीच में आने से मना करता है और वो आइस की डॉल फिर से अटैक करती है व्हाइट ब्लिजर्ड प्रिंसेस से, जिससे सब चीज जमने लगती है और इनोसुके उसे बचकर भागने लगता है, नहीं तो वो भी जम जाएगा। डोमा को इनोसुके की टेक्निक काफी पसंद आती है और आइस डॉल फिर से अटैक करती है वाइन लोटस से। कानाओ देखती है कि डोमा वहां से जा रहा है। कानाओ बोलती है कि उन्हें डोमा को वहां से जाने से रोकना होगा, भले थोड़ी देर ही। डोमा सोचता है कि उसे मुजान से डांट पड़ेगी अगर वो ज्यादा देर और उनके साथ खेला तो वो सोचता है कि वो 5 डॉल्स और अपीयर करेगा ताकि इनका खेल जल्दी खत्म हो। और डोमा एक और आइस डॉल को अपीयर करता है और वो आइस डॉल अपीयर होते ही ब्लड डीमन टेक्निक विंटर आइसिकल से अटैक करता है। इनोसुके को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसी चीजों से हार रहे हैं जो कि डीमन तक नहीं है। इनोसुके सोचता है कि उसे उसकी मॉम का जल्दी रिवेंज लेना होगा, इससे पहले कि डोमा वहां से चला जाए। इनोसुके डोमा की तरफ जाने की कोशिश करता है, बट अभी उन आइस डॉल की टेक्निक की वजह से उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट लग जाते हैं। कानाओ उसे शांत रहने को बोलती है और बोलती है कि उन्हें बस इन्हें थोड़ी देर और संभालना होगा। डोमा सोचता है कि उसे थोड़ी देर और रोककर क्या कर लेंगे और डोमा वहां डोर खोल के जाने ही वाला था कि तभी डोमा को कुछ फील होता है और वो देखता है कि उसका फेस पिघल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कानाओ खुश हो जाती है और सेलिब्रेशन करने लगती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कानाओ और शिनोबू का, जिसमें हम उनके प्लान के बारे में जानते हैं। शिनोबू बोलती है कि अगर उनका सामना किसी अपर मून से हुआ तो उसकी पहली कंडीशन होगी कि वो खा ली जाए और मारी जाए, यानी वो अपर मून डीमन शिनोबू को खा ले। कानाओ बोलती है कि अगर हम साथ में लड़े तो हम उसे हरा देंगे। शिनोबू से एक ख्याली पुलाव बनाने को मना करती है और बोलती है कि एक अपर मून कम से कम 3 हशीरा के बराबर होता है। शिनोबू बोलती है कि जहाँ तक हमारी सिस्टर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से अपर मून सेकंड को वुमेन्स को खाने का बड़ा शौक है,
और अगर उसे एक ऐसी वुमन मिले जिसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज अच्छी हो और उसकी बॉडी कंडीशन बढ़िया हो तो वो उस वुमन को गारंटी खाएगा। कानाओ को अब शिनोबू के लिए चिंता होने लगती है। शिनोबू उसे बोलती है कि उसकी बॉडी में अभी भारी क्वांटिटी में विस्टीरिया फ्लावर पॉइजन मौजूद है। ये पॉइजन उसके ब्लड में, उसके ऑर्गन्स में, इवन उसकी नेल्स की टिप में भी है। शिनोबू बोलती है कि उसे इस स्टेज पर पहुंचने के लिए काफी साल लग गए। वो कॉन्स्टेंटली इस पॉइजन को थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब करती थी और इस पॉइजन का वो एक फर्स्ट टेस्ट होगा एक अपर मून पर, और वो नहीं जानती कि ये पॉइजन उस अपर मून पे या मोजान पे वर्क करेगा भी कि नहीं। और अगर कोई डीमन शिनोबू को खा लेगा तो वो उसके साथ 37 किलोग्राम्स ऑफ विस्टीरिया फ्लावर पॉइजन भी कंज्यूम कर जाएगा, जो कि 70 टाइम्स ज़्यादा होता है एक लीथल डोज के मुकाबले। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और डोमा को देखते हैं। डोमा ज़मीन पर गिर जाता है और सोचता है कि क्या ये पॉइजन है और क्या ये उस लड़की से उसकी बॉडी में पहुंचा है, मगर डोमा को उसकी बॉडी में पॉइजन सर्कुलेट होता हुआ फील नहीं हो रहा था। तभी डोमा के वो आइस डॉल टूट जाते हैं। इनोसुके चौंक जाता है और उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप है। कानाओ बोलती है, नहीं, ये तो मास्टर शिनोबू का प्लान था, उनका पॉइजन काम कर रहा है, तुम उसके हेड की तरफ आगे बढ़ो। फिर हम वापस शिनोबू और कानाओ का फ्लैशबैक देखते हैं। शिनोबू कानाओ को बोलती है कि उसकी बॉडी का पॉइजन उस अपर मून को काफी हद तक कमजोर कर देगा और तभी तुम मौका देख के उसका हेड काट देना, क्योंकि डीमंस को मारने का ये इकलौता रास्ता है। कानाओ और इनोसुके डोमा की तरफ आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि वो शिनोबू की लाइफ का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं होने देंगे। वो दोनों डोमा का सर काटने जा ही रहे थे कि डोमा यूज करता है अपनी ब्लड डीमन टेक्निक होरफ्रोस्ट लिली बोधिसत्वा से, और एक बड़ी बुद्धा की आइस की मूर्ति जमीन में से निकलती है और वो मूर्ति अपने हाथों से उनको मारने की कोशिश करती है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है। कानाओ फिर शिनोबू की एक बात को याद करती है। शिनोबू ने उससे कहा था कि अगर तुम हारने लगो तो ही इस टेक्निक को यूज करना, क्योंकि इस टेक्निक से तुम अंधी भी हो सकती हो, क्योंकि इस टेक्निक में तुम्हारी आई बॉल पर बहुत प्रेशर आएगा, और क्योंकि ऐसी नर्व्स और ब्लड वेसल बहुत सेंसिटिव और पतली होती है तो तुम अंधी भी हो सकती हो। और कानाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग की फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइस से, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसे अपने आसपास की मूवमेंट्स बहुत स्लो दिखने लगती है। कानाओ डोमा पर अटैक करती है, मगर डोमा वहां से पीछे हटने लगता है। उस मूर्ति ने इनोसुके को पकड़ा हुआ था और वो उसे अपने हाथों से मारने ही वाला था कि वो कानाओ को देखता है और उस पर फूंक मारता है, जो कि इतनी ठंडी थी कि कानाओ की बॉडी जमने लगती है। तभी इनोसुके अपनी 20 ब्रीथिंग थ्रोइंग स्लाइस से अटैक करता है, जो कि शायद इनोसुके ने खुद से बनाई थी। खैर, इस टेक्निक में बस इनोसुके अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को डोमा की तरफ फेंक देता है, जिससे कानाओ की स्वॉर्ड को सपोर्ट मिलता है, और यहाँ इस पॉइंट पर अपर मून सेकंड डोमा का सर भी कट जाता है। डोमा का हेड अब कट चुका था, बट उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो वीक लड़की यानी शिनोबू से हार गया, जिसके अंदर एक डीमन का हेड काटने की स्ट्रेंथ भी नहीं थी। वो उससे हार गया। डोमा सोचता है कि वो हार नहीं सकता, वो बच सकता है, जैसे मोजान भी बच गया था और अकाजा भी बचने ही वाला था। बट धीरे धीरे डोमा की बॉडी के टुकड़े होते जा रहे थे और वो हार रहा था। वो सोचता है कि लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं हार गया। डोमा याद करता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था और खुद भी पॉइजन पी के मर गई थी, और जब डोमा के सामने ये हादसा हुआ था तो उसे जरा भी सैडनेस फील नहीं हुई थी, और तब तो वो ये कह रहा था कि मेरा फ्लोर गंदा मत करो, और तो और वो तब डीमन भी नहीं था। फिर डोमा अपनी आफ्टर लाइफ में चला जाता है और शिनोबू ने उसके कटे हुए सर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। डोमा बोलता है कि तुम्हारे पॉइजन ने कमाल कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो मेरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था। शिनोबू बोलती है कि हाँ, मैं जानती थी ये तुम्हें कमजोर तो करेगा ही, और मेरे स्टूडेंट्स में से कोई तुम्हारा सर काट देगा, और ये पॉइजन बनाने में मेरी मदद लेडी तमायो ने की थी। तभी डोमा को कुछ फील हो रहा था और वो बोलता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो मिस शिनोबू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या सच में ऐसी फीलिंग्स एग्जिस्ट करती है, और क्या हेवन और हेल भी एग्जिस्ट करते हैं? और डोमा शिनोबू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हेल में चलोगी? शिनोबू बोलती है कि तू बाहर में जा। फिर हम इनोसुके को देखते हैं, जो कि सेलिब्रेशन कर रहा था कि वो जीत गया और उसने अपनी मॉम का रिवेंज ले लिया। फिर वो सोच रहा था कि वो कितना गलत सोचता और कहता कि उसकी कोई मॉम नहीं है, और अगर होती तो उसे इस तरह अबंडन नहीं छोड़ती। फिर कानाओ भी शिनोबू और कानाए को याद करती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो आप दोनों। कानाओ बताती है कि जब कानाए मरी थी तब सब रो रहे थे, बट कानाओ नहीं, क्योंकि जहाँ वो बड़ी हुई थी वहाँ जब कोई रोता था वहाँ उसे लात घुसों से मारा जाता था, बट अब वो रो सकती है। और कानाओ को अपना पास्ट याद आता है, जिसमें वो कैसे अपनी सिस्टर, मॉम और डैड के साथ खुशी से रहती थी, और कानाओ फूट फूट कर रोने लगती है। खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और डीमन स्लेयर की ट्रायोलॉजी की फर्स्ट मूवी यहीं एंड हो जाती है। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।